ठंड में जंगल में गरीब बहू का घर और रसोई। हे भगवान, लकड़ियाँ काटते काटते तो हाथों में छाले पड़ गए। गरीब है ना हम लोग, हमारे हाथों में छाले पड़े या ठंड से हमारे बच्चे बीमार पड़े, किससे क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों कहती हो बहन, इंसान होने के नाते हमें फर्क पड़ता है, पर क्या करें, एक गरीब दूसरे गरीब की क्या ही मदद कर सकता है। अब ये बातें छोड़ो, घर चलो, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, खाना भी बनाना है। रेणुका और मीरा ठंड में जंगल से लकड़ियां काट कर अपनी सहेलियों के साथ घर वापस आ जाती है। आ गई बहू लकड़ियां लेकर। अरे बहू, बड़ी भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ, तुम्हारे पति भी आते होंगे। आज दोपहर के खाने के लिए दोनों भाई नहीं आएंगे। दोनों भाई बता रहे थे कि आज ओवर टाइम करेंगे, रात के 10 बजे या 11 बजे तक आ जाएंगे। इस जमा देने वाली ठंड में इतनी रात 11 बजे आएंगे बेचारे मेरे बच्चे, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मैंने भी उनसे जल्दी आने को कहा है, कहने लगे कि जितनी मेहनत करूंगा अपने परिवार को उतना खुश रख पाऊंगा। मैंने भी इनसे बात की थी, कहते हैं मम्मी पापा को एक बार इस टूटे फूटे भाड़े के घर से निकालकर अपनी मेहनत की कमाई से बनाए घर में बैठा दूं, फिर जिंदगी भर आराम ही आराम है। रेणुका और मीरा के पति एक लोकल फैक्ट्री में मजदूर हैं। दोनों भाइयों का एक ही सपना है, अपने परिवार को सुकून भरी जिंदगी देना, और गरीबी इस सपने को पूरा नहीं होने दे रही है। इन सभी बातों को छोड़ो और बच्चों के लिए खाना तैयार कर लो। रेणुका और मीरा खाना बनाने के लिए लाई गई लकड़ियां चूल्हे के पास रखती हैं और खाना बनाने के लिए बर्तन झांकने लगती हैं। दीदी, घर में तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं, क्या बनाएं? बचे हुए चावल कल रात बना दिए थे, अब क्या करें? थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे। मीरा रेणुका बातें कर ही रही थी, तभी मोहित और आयुषी आ जाते हैं। मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मम्मी, और देखो ना कितनी ठंडी लग रही है, पापा से कहकर एक स्वेटर दिलवा दो ना। बच्चों की बात सुनकर रेणुका और मीरा एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अभी लकड़ी गीली है बच्चों, चूल्हा नहीं जल पा रहा है, तुम दोनों दादी के साथ आग तापो, हम खाना बनाकर तुम्हें बुलाते हैं। ठीक है मम्मी, हम दोनों बाहर बैठते हैं, आप खाना बनाकर बुला लेना। ठंड और भूख से कांपते बच्चे शारदा के पास आकर बैठ जाते हैं आग के पास। वहीं दोनों बहुएं क्या बनाए सोचकर परेशान हो जाती हैं। ऐसा करती हूँ, पड़ोसन से थोड़ा आटा मांग लेती हूँ, रोटी बनाकर नमक तेल से बच्चों को खिला दूंगी। इतना कहकर रेणुका एक कटोरी लेकर अपने पड़ोसन के घर जाती है। क्या बात है बहू, आज यहाँ कैसे? चाची, वो बच्चे बहुत भूखे हैं, घर में आटा चावल खत्म हो गया है, एक कटोरी आटा मिल जाता तो बच्चों के लिए रोटी बना देती। अरे कब तक इस तरह सबसे आटा चावल मांगकर अपने बच्चों को खिलाओगी? अपने पति को बोल कोई दूसरा काम करे। काम तो बेचारे ओवर टाइम कर रहे हैं, पर कंपनी के नुकसान के बाद कुछ मजदूरों की दिहाड़ी आधी कर दी गई है। इतना कहकर रेणुका अपनी साथ लाई कटोरी विमला की तरफ बढ़ाती है और विमला कटोरी भरकर आटा रेणुका को दे देती है। बड़ी मेहरबानी चाची, हालत ठीक होते ही मैंने तुमसे जितने अनाज लिए हैं उतने वापस कर दूंगी। चल जा यहाँ से, आई बड़ी अनाज वापस करने वाली। रेणुका आटा लेकर अपने घर आ जाती है और आटा गूंथ कर रोटी बनाने लगती है। आइए सभी खाना खा लीजिए, बन गया है। रेणुका की आवाज सुनकर सास ससुर और दोनों बच्चे घर में आते हैं। रेणुका और मीरा रोटी में नमक तेल लगाकर सबको परोसती है। बहू, आज सिर्फ रोटी बनाई है, सब्जी नहीं बनाई। आपके बेटे घर में सब्जी कब लाए जो हम सब्जियां बनाएंगे? ये रोटी भी पड़ोसन से आटा मांग कर फिर बनाई है। मुझ पर क्यों भड़कती है? तेरा पति है, उसके साथ जीवन तुझे गुजारना है, मुझे नहीं। आप लोग क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं? पहले हम कम से कम सुकून की 2 रोटी खा पाते थे, पर ना जाने किसकी नजर लग गई, दोनों भाइयों की दिहाड़ी आधी हो गई और काम में कोई बरकत भी नहीं आ रही है। बेचारे दिन भर गधे की तरह काम करते हैं और पैसों के नाम पर 250 रुपए दिए जाते हैं। गरीबी और कर्ज तले चंपा, रेणुका और मीरा का परिवार इसी तरह रूखा सूखा खाकर ठंड में कांपते हुए अपने दिन गुजारते हैं। तभी एक दिन जंगल से लकड़ियां लेकर आते हुए मीरा अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है। इतनी ठंड में लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है। तुम लोग तो फिर भी रात भर सुकून से सोते हो, हमारा परिवार तो रात भर सो भी नहीं पाता है। सारी रात टूटी छत से आ रही ठंडी हवा हाथ पांव जमा देती है, और छत का भी भरोसा नहीं कब तक रहेगी। मकान मालिक 5 बार दरवाजे से लौट गया है, कह रहा था अगर 6वीं बार आना पड़ा तो पहलवानों के साथ आऊंगा। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मीरा और रेणुका ठंड से कांपती हुई अपने घर पहुंचती हैं और रोज की तरह लकड़ियां जलाकर खाना बनाती हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है, सब गर्मा गर्म खाना खा ही लीजिए।
मीरा सबका खाना परोस रही थी, तभी मनीष और मुकेश भी आ जाते हैं। हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाइए। अरे भला इतनी ठंड में हाथ मुंह कौन धोएगा, तुम खाना निकालो। ठंड से कांपते हुए मनीष और मुकेश भी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना तो गरम गरम है, पर जमीन कितनी ठंडी है। इस ठंड में जिनके सिर पर छत नहीं होगी उनका क्या हाल होता होगा। अगर कल मकान मालिक के पैसे नहीं दिए तो अगले दिन खुद देख लेना क्या हाल होगा। अरे कल मकान मालिक फिर आया था, अपने पैसे मांग रहा था। मैंने कहा बेटे नहीं है, कल आएंगे, तब जाकर गया है। आप लोग घबराइए मत, मैं कल मालिक से कुछ पैसे एडवांस मांग लूंगा। मनीष मुकेश खाना खाकर अपने पूरे परिवार के साथ ठंड में सिकुड़ कर सो जाते हैं और अगले दिन एडवांस पैसे लेने के लिए अपने मालिक के पास जाते हैं। अरे तुम लोगों की वजह से कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है और तुम्हें एडवांस पैसे मांगने में जरा शर्म नहीं आती। मालिक बहुत जरूरी है, अगर पैसे नहीं मिले तो मैं और मेरा परिवार ठंड में बेघर हो जाएंगे। अरे अगर बेघर हो जाओगे तो बेरोजगार भी हो जाओगे। अगर चाहते हो रोजगार बने रहे तो चुपचाप दिहाड़ी पे काम करो। पैसे न मिलने की वजह से दोनों भाइयों का चेहरा लटक जाता है। अब क्या करेंगे? अरे बड़े भैया, मालिक ने तो पैसे देने से इनकार कर दिया। हम कर भी क्या सकते हैं, घर चल, मकान मालिक के आने पर हम उसे अपनी परेशानी समझाएंगे। अब क्या होगा सोचते हुए दोनों भाई अपने घर के पास पहुंचते हैं। सामने मोटा मकान मालिक अपने गुंडों से उनका टूटा फूटा सामान घर के बाहर फेंकवा रहा था। अरे उठा फेंको सारे सामान को, मुफ्त में रहने आए हैं। दोनों भाई दौड़कर मकान मालिक के पास आते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? अरे ज्यादा ऊंची आवाज में बात की ना तो टांगे तोड़वा दूंगा। 6 महीने का किराया बाकी है, एक बार भी खुद से बात की है मुझसे? थोड़ा तो तरस का हम गरीबों पर, तेरा पाई पाई चुका देंगे मेरे बेटे, बस हमें बेघर मत कर। मुझे नहीं चाहिए तुमसे पैसे, तुम्हारे सारे बर्तन बक्सों को बेचकर जो मिलेगा वो रख लूंगा। हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, हम जल्द आपके पैसे चुका देंगे। दोनों भाई, दोनों बहुएं और पूरा परिवार मकान मालिक को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर मकान मालिक किसी की नहीं सुनता। कड़कड़ाती सर्दी में पूरे परिवार को ठंड में बेघर करके चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं अपनी बहुओं को लेकर। अरे निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी इंसानियत मरी नहीं है, कोई ना कोई हम गरीबों को सहारा जरूर दे देगा। इतनी रात गए, हम किसके घर का दरवाजा खटखटाएं? ऐसे मुश्किल वक्त पर पहले पड़ोसी ही काम आते हैं, और हमारे पड़ोसी भी तो कितने अच्छे हैं। मीरा अपने परिवार के साथ अपनी पड़ोसन कुसुम के दरवाजे पर आती है। ओ कुसुम बहन, कुसुम बहन। मीरा की आवाज सुनकर कुसुम बाहर आती है। हमारे मकान मालिक ने हमारे घर में ताला मार दिया है, हमें एक रात सर छुपाने के लिए जगह दे दो। जरूर दे देती बहन, पर मेरे घर में जगह कहाँ है कि तुम्हारा इतना बड़ा परिवार सो सके? मुझे माफ करो। मीरा के परिवार को सहारा देने से साफ मना कर देती है। यही वक्त है जब अपनों और पराये की पहचान होती है। हम लोग राधिका दीदी के घर भी तो जा सकते हैं, वो तो हमारी अपनी है। हाँ, वो हमें जरूर सहारा देंगी। रात के अंधेरे में ठंड और भूख से ठिठुर चुका परिवार कांपते हुए अपने रिश्तेदार राधिका के घर पहुंचता है। राधिका बहन दरवाजा खोलो। नींद से उठकर आई राधिका दरवाजा खोलती है। आप सब लोग कैसे यहाँ, वो भी इतनी रात ठंड में? अब तुमसे क्या छुपाना राधिका, मकान का भाड़ा न देने की वजह से मकान मालिक ने हमें मकान से निकाल दिया और मकान में ताला मार दिया। तो यहाँ किस लिए आई हो? हमें नया घर मिलने तक अपने घर में रहने की जगह दे दो। ये मेरा घर है, कोई खैराती धर्मशाला नहीं है। चुपचाप उल्टे पांव लौट जाओ और अपनी करनी खुद भोगो। राधिका मीरा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अरे अब हम गरीबों का सिर्फ एक ही सहारा है, ऊपर वाला। अब हम सब कहाँ जाएं? फैक्ट्री कॉटेज भी खाली नहीं है। पूरा परिवार बिना किसी मंजिल के ठंड में कांपते हुए बस चलते चला जा रहा था। हम लोग चलते चलते लगभग शहर के बाहर आ गए हैं। अरे इसके आगे तो घना जंगल है। सड़क पर तो हम सो ही नहीं सकते हैं, जंगल में ही चलते हैं, शायद कोई गुफा मिल जाए। मुझे भी लगता है जंगल में जाना चाहिए, कोई ना कोई सोने लायक जगह तो जरूर मिल जाएगी। पूरा परिवार जंगल की तरफ चलने लगता है और चलते चलते घने जंगल के बीच आकर रुकता है। ये जगह थोड़ी साफ सुथरी लग रही है, शायद यहाँ से अक्सर आदमी आते जाते हैं। हाँ, मेरी कुछ सहेलियाँ यहाँ लकड़ियाँ और जंगली फल लेने आया करती थी। ठंड बहुत बढ़ गई है, मेरे ख्याल से ये जंगल सही है आराम करने के लिए।
यहाँ जानवरों का खतरा कम होगा क्योंकि इंसान आते जाते रहते हैं। पूरा परिवार एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और मीरा रेणुका आसपास की सूखी लकड़ियां और पत्तों को इकट्ठा करके पत्थर से रगड़कर आग जलाती है। मामा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है। मैं जंगल से बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। रात का समय है, घना जंगल है, सबका एक साथ रहना ही सुरक्षित होगा। कल सुबह बच्चों को फल खिला देंगे। खुद की और परिवार की रक्षा के लिए सभी लोग एक साथ आग को घेर कर ठंड में कांपते हुए सो जाते हैं। जंगल में सूरज की पहली किरण आते ही सबकी नींद खुलती है। अरे जंगल तो काफी साफ सुथरा और अच्छा है। जरा आसपास देखा, खाने लायक काफी सारी चीजें हैं। हाँ, सामने पेड़ पर मधुमक्खियां का छत्ता है। अगर मधुमक्खियों को भगा दे तो अच्छा खासा शहद खाने को मिलेगा। मधुमक्खियां को भगाने की जरूरत नहीं है। रात के जलाए आग के धुएं की वजह से सारी मधुमक्खियां भाग चुकी है। मुकेश पेड़ पर चढ़कर सबके लिए शहद निकालता है। पूरा परिवार पेट भरकर शहद पीता है। पेट तो भर गया, पर अब हम क्या करें? मुझे तो फिलहाल यही जगह रहने के लिए सही लग रही है। यह खाने पीने की भरपूर चीजें हैं। भाभी ठीक ही कह रही हैं। वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि एक छोटा सा घर ले सके। दिहाड़ी पर ही चले जाते हैं, कुछ पैसे मिल जाएंगे। दोनों भाई अपनी फैक्ट्री काम करने चले जाते हैं। वहीं दोनों बहुएं जंगल में घूम रही थी। दीदी, हमने इन लोगों को आते वक्त खाने का सामान लाने को तो कहा है, पर पकाएंगे कैसे? चूल्हे पर, जिस तरह हमेशा से बनाते आए हैं। मेरे कहने का मतलब है, बर्तन कहाँ हैं? बर्तन हम लोग मिट्टी के बर्तन बना लेते हैं और बर्तनों को जल्दी सुखाने के लिए आग में डाल देंगे। दोनों बहुएं मिट्टी और पत्थर से बर्तन बनाती हैं, फिर गीले बर्तनों को आग में रखकर सुखा लेती हैं। इसी तरह शाम ढलती है और दोनों भाई थोड़ा राशन लेकर आ जाते हैं। राशन तो तुम लेते आए, पर इन्हें बनाएंगे कहाँ? माँ जी, हमने इसकी तैयारी कर रखी है। ये देखिए, मिट्टी के बने सारे बर्तन और खाने के लिए केले के पत्ते। दोनों बहुएं चूल्हा जलाती हैं और फटाफट सबके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार करती हैं और सभी मिट्टी के बर्तन और केले के पत्तों पर खाना शुरू करते हैं। आज पूरे दिन कितना सुकून रहा है। न किसी के झगड़ने की आवाज, ना ही गाड़ियों की तेज आवाज। ऐसा सुकून तो सिर्फ गांव में या फिर इस जंगल में मिल सकता है। काश इस जंगल में ही हम लोग एक छोटा सा घर बनवा कर रह पाते। कैसे बेतुकी की बातें कर रही है बड़ी बहू। भला जंगल में भी कोई इंसान रहता है? हाँ, अरे भाग्यवान रहते हैं कई लोग जंगल में, रहने के पैसे तक देते हैं। जब तक हमारे हालात ठीक नहीं होते, हम लोग भी जंगल में घर बनाकर रह सकते हैं। ठंड से भी बचे रहेंगे और जानवरों के हमले से भी। और घर बनाने के पैसे कहाँ से आएंगे? कैसी बातें करती हो? अगर पैसों से बनाते होते तो शहर में ना बनवा लेते। तो तुम जंगल में फ्री का घर कैसे बनाओगी? मुश्किल है, पर किया जा सकता है। लकड़ियों से दीवार, जंगली पत्तों से छत, ऐसे ही जंगल की चीजें इस्तेमाल करके मजबूत और टिकाऊ घर बनाया जा सकता है। इसी तरह बातें करते हुए पूरा परिवार एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। पर बीच रात अचानक कुछ आवाज आती है। मामा, ये कैसी आवाज है? डर लग रहा है पापा। सब चारों तरफ नजर घुमाते रहना और डरने की जरूरत नहीं है। जंगली जानवर आग के पास नहीं आते। मनीष और मुकेश जलती हुई लकड़ी लेकर अपने परिवार की रक्षा करने लगते हैं। किसी तरह रात बीतती है। कल रात की ठंड ने शरीर की हड्डियां जमा दी हैं और इन खतरनाक आवाजों ने मुझे डरा दिया है। अगर जंगल में रहना है तो घर बनाना बहुत जरूरी है भैया। मुझे तो बहू का आइडिया बताया गया बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम दोनों अपने काम पर जाओ, हम सब मिलकर कुछ सोचते हैं। दोनों भाई अपने काम पर चले जाते हैं और रामलाल अपनी बहू से पूछता है, कल रात बहू तुम घर बनाने का कुछ उपाय बता रही थी। चलो मिलकर घर बनाते हैं अपना। परिवार का साथ पाकर मीरा घर बनाने का आइडिया बताती है। सबसे पहले हमें दीवार खड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें मजबूती से जमीन में गाड़ना होगा। मैं और मीरा जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आते हैं। तब तक मैं मोहन की मदद से नींव खोदता हूँ। रेणुका और मीरा जंगल में एक बड़े से पेड़ के पास खड़ी हो जाती हैं। ये पेड़ ठीक लग रहा है, पर इसे काटे कैसे? कुल्हाड़ी या पत्थर तो है ही नहीं। अगर नहीं है तो हम दो पत्थरों को रगड़कर एक धार कुल्हाड़ी तैयार कर लेते हैं। मीरा और रेणुका मोटे पत्थरों को रगड़कर धारदार बना देती हैं और मोटे तने काटना शुरू करती हैं। वहीं दूसरी तरफ रामलाल ने भी 2 फीट गहरी नींव तैयार कर ली। लकड़ियां तो कट गई हैं दीदी, बस अब उन्हें घर बनाने की जगह तक ले जाना पड़ेगा। इतनी भारी लकड़ी के तने को हम तो मिलकर भी नहीं ले जा सकते। इन्हें लुढ़काते हुए लेकर जाया जा सकता है, पर अंधेरा होने वाला है। ये काम कल करेंगे। दोनों बहुएं वापस आ जाती हैं और सारी बात घर वालों को बता देती हैं।
तब तक मुकेश और मनीष भी आ जाते हैं। शारदा सबके लिए खाना बनाती है और पूरा परिवार खाना खाकर आग जलाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह बहुएं घर बनाने के काम में लग जाती हैं। तुम्हारा आइडिया तो बड़े काम का है। इस तरह तो हम बड़े से बड़े तने को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मीरा और रेणुका बड़े बड़े तने को लुढ़काते हुए घर बनाने की जगह पर लाती हैं। अब हमें क्या करना है बहू? अब हमें इन लकड़ियों को नींव में खड़ा करना है। रेणुका और रामलाल शारदा मिलकर एक एक तने को लाइन से नींव में खड़ा करती हैं और मोहन फटाफट मिट्टी भर देता है। इसी तरह घर की 4 दीवारी खड़ी हो जाती है। वाह बहू, तुम्हारा आइडिया तो बड़े काम का है। ये दीवारें तो बड़ी मजबूत लग रही हैं। मजबूत तो होगी ना बाबूजी, पूरे परिवार की मेहनत जो लगी है। अब बस घर की छत, खिड़कियां, दरवाजे बनाने हैं। घर की छत बनाने के लिए हम लकड़ियों को आपस में बांधकर चौकोर जालीदार आकार देकर उस पर नारियल और केलों के पत्तों को रखकर छत तैयार कर सकते हैं। और उसकी मजबूती के लिए ऊपर से लकड़ियों की छाल लगा लेंगे। और लकड़ी के लिए हम बांस का इस्तेमाल करेंगे। वो हल्की होगी और ऊपर उठाने में आसान होगी। रेणुका और मीरा जंगल से बड़े बड़े बांसों को तोड़ कर लाती हैं और पतले पतले हिस्सों में काट कर जालीदार चौकोर आकार देकर 4 दीवारी पर खड़ी कर देती हैं। आधा काम तो हो गया, बस अब पत्तों से ढकना बचा है। रेणुका और मीरा जंगल से नारियल और केलों के पत्तों को लेकर आती हैं और देखते देखते एक बहुत बढ़िया छत तैयार कर लेती हैं। घर बनते बनते शाम हो जाती है और मनीष और मुकेश भी आ जाते हैं। अरे, आप लोगों ने कितना अच्छा घर बनाया है। ये घर तो देखने में काफी मजबूत लग रहा है। अरे, ठंड पड़ने लगी है, चलो सब अंदर चलते हैं। पूरा परिवार अपने जंगल में बने लकड़ी के घर में आता है। पूरा घर लकड़ी से बने हुए होने के कारण काफी आकर्षक, सुंदर और गर्म है। लकड़ियों के जोड़ पर लगी लाल मिट्टी ठंडी हवाओं को घर में आने से रोक रही है, इसलिए बाहर के मुकाबले घर में थोड़ी गर्माहट है। घर तो काफी अच्छा बना है, पर अब भूख भी काफी जोरों की लग रही है। अभी तो हमारी बनाई लकड़ियों की रसोई देखनी बची है। जंगल में लकड़ियों की बनी रसोई? पूरा परिवार जंगल में लकड़ियों की बनी रसोई में आते हैं। रसोई में सारी चीज लकड़ियों की बनी हुई थी। ये देखिए, बांस की लकड़ी से बनी ग्लास, बबूल की लकड़ी से बनी कटोरी और ये चम्मच। हम कल अपनी रसोई के लिए लकड़ियों से भी और भी कई सारी चीजें बनाने वाले हैं। अभी आप लोग हॉल में जाकर बैठिए, हम दोनों खाना बनाकर लाती हैं। रामलाल, शारदा, दोनों भाई और दोनों बच्चे हॉल में आते हैं और जमीन पर बैठकर खाने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं रेणुका और मीरा थोड़ी देर में खाना बनाकर सबको खाना परोसती है। आप लोग इस तरह कहाँ क्यों रहे हैं? अरे, तुम लोगों का बनाया घर तो गर्म है, पर जमीन अभी भी बर्फ की सिल्ली जितनी ठंडी है। पापा, मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, बहुत ठंड है, मुझे गोदी में बिठा लो। मनीष और मुकेश दोनों बच्चों को गोद में बैठा लेते हैं। जमीन ठंडी होने की वजह से पूरा परिवार कांपते हुए खाना खाता है। खाना तो खा लिया, पर अब इतनी ठंड में सोएंगे कैसे? यहाँ तो आग भी नहीं जला सकते। किसने कहा घर में आग नहीं जला सकते? हमने चिकनी मिट्टी से चिमनी तैयार की है, वहाँ थोड़ी सी आग जलाई जा सकती है। पूरा परिवार लकड़ी के घर में चिकनी मिट्टी के चिमनी के पास आग जलाकर सो जाता है। अगली सुबह दोनों भाई काम पर चले जाते हैं। वहीं रेणुका और मीरा अपने जंगल में लकड़ी के बने घर को सुंदर और आरामदायक बनाने के लिए और बहुत सारी चीजें बनाती हैं। दीदी, ठंडी जमीन से बचने के लिए मुझे एक और उपाय मिला है। कैसा उपाय? हम लोग लकड़ी की छाल को कारपेट की तरह जमीन पर बिछा सकते हैं। इससे जमीन की ठंड हम तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे इस आइडिया का एक यूज और है। हम लोग पतली छाल पर मोटे पत्ते लगाकर अपने लिए कपड़े भी बना सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, पर अगर हम लोग एक बेड ही तैयार कर ले तो कैसा रहेगा? उस पर सूखे पत्तों की मोटी परत बिछा देंगे तो एक आरामदायक बिस्तर तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो काम पर लग जाते हैं। रेणुका और मीरा पेड़ की मोटी छालों से कारपेट बनाती हैं, पतली छालों पर पत्ते लगाकर आरामदायक कपड़े बनाती हैं और लकड़ियों की मोटी बेल से बांधकर एक मजबूत बेड भी तैयार करती हैं। अरे वाह मम्मी, कितना मुलायम है। हाँ मम्मी, और ये कपड़े इसको पहनकर तो गर्मी लगने लगी है। हाँ मम्मी। सच बहू, तुम लोगों ने तो जुगाड़ से घर को सबसे बेहतर घर बना दिया। रेणुका और मीरा अपने परिवार के साथ काफी आराम से अपने जंगल में बने लकड़ियों के घर में रहने लगती हैं। खाने के लिए फल और कुछ सब्जियां जंगली उन्हें जंगल से ही मिल जाती हैं और नदी से पानी के लिए खोखली बांसों की पाइप की तरह इस्तेमाल करती हैं, जो सीधा लकड़ी के बने घर, रसोई और बाथरूम से जोड़ देती हैं। इसी तरह एक दिन धूप में बैठे पत्तों से कुछ बना रही मीरा पर जंगल में लकड़ी लेने आई माधुरी की नजर पड़ती है। मीरा, तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरे पीछे इतना सुंदर घर किसका है? मैं यही रहती हूँ, ये मेरा घर ही है। पर तू तो शहर में रहती थी ना, जंगल में कैसे आ गई? एक दिन मकान मालिक ने हमें घर से बेघर कर दिया और मेरा पूरा परिवार भटकते हुए जंगल में आ गया।
मीरा सारी कहानी माधुरी को बताती है और उसने घर कैसे बनाया ये भी बताती है। वाह, तुम दोनों देवरानी जेठानी ने तो बड़ी मेहनत दिखाई। बाहर क्यों खड़ी हो? चल अंदर अपने परिवार वालों से मिलवाती हूँ और तुझे अपना घर भी दिखाती हूँ। माधुरी मीरा के साथ लकड़ी के बने घर में जाती है और अंदर जाती हैरान रह जाती है। तेरे घर में तो सारी चीजें लकड़ियों से बनी है और सभी कितनी सुंदर और मजबूत लग रही है। पैसों की कमी की वजह से हमने जंगल को ही अपना दोस्त बना लिया। ये जंगल हमें जरूरत की सारी चीजें देता है, खाना, पानी, रहने की जगह, शांति, सुरक्षा, सब कुछ। मीरा माधुरी को अपने घर वालों से मिलाती है। तभी उसकी नजर घर के बने छोटी छोटी चीजों पर जाती है। ये छोटे छोटे पत्थर की चीज कहाँ से लेकर आई है? लाई नहीं हो, मैं और मेरी जेठानी ने मिलकर बनाई है। सिलबट्टा, चक्की, चाकू, सुरक्षा के लिए छोटे औजार। और ये कपड़े कपड़े तो मैंने ऐसे कभी नहीं देखे। ये कपड़े हमने जंगल में ही बनाए हैं, बाजार से कहाँ मिलेंगे? अरे तू पागल है क्या? तुम लोगों की बनाई हुई चीज है, बाजार में बड़े ऊंचे दाम में बिकेगी। कई पैसे वाले तो सिर्फ शौक के लिए ऐसी चीज विदेश से मंगवाते हैं। तू कहना क्या चाहती है? ये सारी चीज बाजार में बिकेगी? तेरा पहले ऑर्डर मैं ही दे देती हूँ। तूने जैसे कपड़े पहने हैं ऐसे 2 जोड़ी कपड़े मेरे लिए बना दे। माधुरी मीरा को अपना ऑर्डर देकर चली जाती है। वहीं हैरान मीरा मछली पकड़ रही रेणुका के पास जाती है। अरे मीरा, तू तो पत्तों की बिस्तर बना रही थी, ये क्या करने आई है? दीदी, क्या हमारी बनाई जुगाड़ू चीज बाजार में बिकेगी? तू अचानक के सवाल क्यों पूछ रही है? मीरा रेणुका को माधुरी के साथ हुई सारी बातें बताती है। माधुरी तेरी वही सहेली है ना जो लघु उद्योग वाली महिलाओं को सहायता देती है? हाँ, वही माधुरी। उसने पत्तों के बने 100 जोड़ी कपड़े भी मांगे हैं। अगर उसने कहा है तो जरूर बिकेंगे और हम एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं, पर पहले माँ जी से और दोनों भाइयों से भी तो बात करनी पड़ेगी। हाँ, तो शाम को घर वालों से इस बारे में बात करते हैं। मीरा रेणुका रोज की तरह अपने काम करती है और शाम ढलते ढलते मनीष और मुकेश भी घर वापस आ जाते हैं। बड़ी भूख लगी है, खाना निकालो। मीरा रेणुका सबको खाना परोसती है और सब खाना खाते हैं। हम दोनों को आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना बहू, क्या बात है? हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं। व्यवसाय के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? और तुम लोग क्या ही व्यवसाय करोगी? आज हमारे घर के पास वाली एनजीओ की माधुरी जी आई थी। उन्होंने बताया कि हमारी बनाई चीज बाजार में बड़े ऊंचे दामों पर बिकती है और ये सारी चीज तो हमने जंगल में मुफ्त में ही ले ली है। बस उन्हें बनाने में लगी है हमारी मेहनत, तो हम अपनी मेहनत का दाम लेंगे। तुम लोगों को यकीन है ये सारी चीज बाजार में बिकेंगी और लोग इन्हें खरीदेंगे? अरे मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज बिकेंगी। बाजार में इससे ज्यादा अच्छी और किफायती चीजें मौजूद हैं। बाजार में बिक रही चीजों से ज्यादा मजबूत है हमारी चीजें, और ये सारी चीज तो सिर्फ होममेड, इको फ्रेंडली के नाम पर ही बिक जाती है। और तो और अभी लोग ऐसी चीजें अपने बंगले को सजाने और दूसरों को गिफ्ट देने के लिए खरीदते हैं। पूरा परिवार रेणुका और मीरा की बातों पर कुछ देर विचार करता है। अरे मुझे तो अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। बहू, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। जा, तुझे जो व्यवसाय करना है कर। जब आपको परेशानी नहीं है तो मुझे कैसे परेशानी होगी? अगर मेरी जरूरत लगे तो मुझे बताना, मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। रामलाल और शारदा को बहुओं का साथ देते देखकर दोनों भाई भी राजी हो जाते हैं। जब माँ और पापा साथ दे रहे हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं? पर हम दोनों फैक्ट्री में ही काम करेंगे, कहीं ऐसा ना हो वो भी काम छोड़ दिया और यहाँ भी काम न बन सका। तो फिर हम कल ही बाजार से अपनी कुछ चीजों को लेकर आएंगे और साथ में जंगल के कुछ ताजा फल भी लेकर आएंगे। अगली सुबह होते ही मीरा और रेणुका दोनों भाइयों को टिफिन बनाकर देती है और घर के छोटे मोटे काम निपटाकर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है। दीदी, पर हम लोग क्या क्या लेकर जाएंगी? लकड़ियों के बने बर्तनों को, लकड़ियों से बने चम्मच, कटोरी, कुलछन, ढक्कन और प्लेट सभी को बहुत पसंद आएगी। मीरा और रेणुका लकड़ियों से बने बर्तनों को बाजार के बीच एक छोटी सी जगह देखकर लेकर बैठ जाती है। बर्तन ले लो भाई, बर्तन ले लो, लकड़ियों के बने बर्तन ले लो। होममेड इको फ्रेंडली बर्तन, ना कोई बीमारी का डर, ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल। आओ भाई आओ, लकड़ियों के बर्तन ले लो। रेणुका और मीरा के इको फ्रेंडली और हैंडमेड बर्तनों को सुनकर बाजार की काफी औरतें उन्हें आसपास से घेर लेती हैं और उनके बर्तनों को खरीद लेती हैं। मुझे 2 प्लेट दे दीजिए और मुझे लकड़ियों के बने वो कप दे दीजिए और मुझे 2 कटोरी, 2 गिलास और 1 चम्मच दे दीजिए। देखते देखते मीरा और रेणुका के लाए सारे बर्तन बिक जाते हैं और औरतें दूसरे साइज के बर्तनों के ऑर्डर भी उन्हें देती हैं। कल से हम और बर्तन लेकर आएंगे और अपने स्पेशल कपड़े भी, और सबसे पहले राधिका जी के लिए कपड़े तैयार करेंगे।
रेणुका और मीरा क्या लकड़ियों के बर्तन बेचने का लघु उद्योग धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। मोहन और आयुषी शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। मुकेश और मोहन अपनी पत्नियों के साथ मिलकर दुकान खोल लेते हैं और मजबूर औरतों को बहुएं लकड़ियों के बर्तन बनाना सिखाती हैं, जिससे उनकी और आमदनी का साधन करता है। और बहू जंगल में ही रहकर लकड़ी से और भी सामान बनाती हैं, जिससे आसपास के गांव वालों को कम दामों पर घरेलू लकड़ी के सामान प्राप्त हो जाते हैं। और इसी तरह बहू अपनी हंसी खुशी जिंदगी नए घर में बिताती है।